हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ज्ञानस्थली क्लासेस। ज्ञानस्थली क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन आपका टेट सी टेट का हो या सुपर टेट का हो, वो होने वाला है। ठीक है, टेट सी टेट के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के सिद्धांत। अधिगम किन किन आधारों पर होता है और उसमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपनी लर्निंग प्रोसेस को, एक टीचर अपनी लर्निंग प्रोसेस को अच्छा और इफ़ेक्टिव बना सकता है। तो उसको हम डिटेल स्टडी इस वीडियो में करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए ये है कि आप जानते हैं कि हम सब नई सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऐसे भी तरीका भी नया होना चाहिए, स्ट्रेटजी वाइज होना चाहिए। आप अपने शेड्यूल पर काम करिए, आप अपने हिसाब से पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, शेड्यूल बनाइए, उसमें जो भी पढ़ाया जाए उसको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरा करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिलेक्शन लेना है तो हमें स्ट्रेटजी से चलना होगा। ये नहीं कि हम एक दिन में 15 घंटे पढ़ लेते हैं और दूसरे दिन कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आप क्वालिटी टाइम निकालिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, आप ये देखिए कि चैनल्स पर भी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं ऑलरेडी। आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब पीपीटी है, आपको पीपीटी प्रोवाइड की जा रही है, तो पीपीटी में जो नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल लिखा हुआ है, उसको आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो अपने मतलब इतने बड़े लेवल पर आपको इंटरनल मोटिवेशन खुद ही बनाए रखना है और इंटरेस्ट खुद ही पैदा करना है। तभी आपकी जो स्टडीज़ है उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा और आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं तो आज आपका मोटिवेशन आता है, फिर कल गायब हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, हमें एक मेंटेनेंस रखना है हमेशा के लिए और उस पर काम करना है। ठीक है, सतत प्रक्रिया से अपने अधिगम को आगे बढ़ाते रहना है। तो ये बात थी। इसके अलावा आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, टेट सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम साइकोलॉजी के सारे पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं अपना इवैल्यूएशन करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले देखिए, अधिगम के सिद्धांत को समझिए। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षण सिद्धांत क्या है, टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आप देखिए, जब आप बचपन में होते हैं तो किसी बच्चे से पूछा जाता है कि आप क्या बनेंगे। कोई बताता है डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ कहते हैं कि टीचर बनना है। तो टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ना। ठीक है, तो इसको हम जो पढ़ाने पढ़ने की प्रक्रिया है उसको हम शिक्षण कहते हैं, पढ़ाने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कह सकते हैं। और जो आधार हम बनाते हैं, जो बेसिस बनाते हैं, जिन आधारों पर हमें काम करना होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं आधार या बेस, और मान्यताएं, उनको हम शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बेसिस जिनके आधार पर, जिनको अपनाते हुए हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम शिक्षण के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। ओके, क्लियर है। हम अगर एक लाइन में पूछा जाए कि शिक्षण सिद्धांत क्या है, तो शिक्षण कार्य के लिए जिन आधारों को हम अपनाते हैं वही शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए कि हम कैसे अपने अधिगम को इफेक्टिव बनाएं, उसके लिए शिक्षण विधि एक प्रमुख मार्ग होती है। ठीक है, आप तरह तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तरह तरह की टीचिंग मेथड्स को अपनाते हैं, ताकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बन सके, टीचिंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बन सके। तो शिक्षण के सिद्धांत के कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक है, किस आधार पर शिक्षण कार्य करना चाहिए और वो कौन कौन से हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका प्रेरणा का सिद्धांत। ओके, टीचिंग और प्रेरणा, यानी आपका टीचिंग एंड मोटिवेशन, ये काम करेगा। अगर किसी टीचर में मोटिवेशन नहीं है और वो बच्चों में मोटिवेशन नहीं पैदा कर पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो ये बात ज़रूरी है कि जो आपका मोटिवेशन है वो एक फैक्टर का काम करता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने में, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ाने में। तो आप याद रखिए, टीचिंग मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि बच्चे जो है अच्छा कर पाएँ अपने फील्ड में। तो जैसा अब टीचिंग मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा जवाब देता है या क्लास में बहुत ही एक्टिव है, तो कोई टीचर कहता है शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो ये शाबाशी ही मनोवैज्ञानिक भाषा में हम कह सकते हैं प्रेरणा कहलाती है। ओके, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है क्रिया का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसका अर्थ होता है कि करके सीखना। मनोविज्ञान में अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बालक को किस तरीके से उनकी एक्टिविटी बेस पर सिखाया जाए।
ये इसका आधारभूत सिद्धांत है। ज़्यादा से ज़्यादा करके करने, हम शिक्षण विधि भी पढ़ते हैं कि करके सीखने की विधि अलग अलग लोगों ने बताई है, उस पर बल दिया है। तो करके सीखने का जो सिद्धांत है वो भी अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही इफेक्टिव बनाता है। बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए ताकि उनका जो ज्ञान हो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए हो, वो अपने जीवन में भी उसका प्रयोग कर सकें। इससे सीखने वाले पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कोई सैद्धांतिक नॉलेज लेते हैं, जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप कहीं भी बैठ करके किसी तरीके से पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है तो इस तरीके से पढ़ लेते हैं। लेकिन आप एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर वो कोई चीज़ करके सीखता है तो उस चीज़ में वो माहिर हो जाता है और उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। तो करके सीखने से एक तरीके से कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ती है। तो एक ये प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट हमारा है रुचि का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। जिस विषय में या क्रिया में हमारी रुचि होती है, हम ये सब जानते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हम बहुत अच्छा उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में करते हैं। आप किसी टीचर को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से बालकों से कनेक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो उसमें इंटरेस्ट है ना, उसका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तभी तो वो बालकों से कनेक्ट कर पा रहा है, तभी तो वो बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पा रहा है, इनपुट अच्छा आए दे रहा है, ठीक है, ताकि उससे आउटपुट अच्छा है। तो रुचि का सिद्धांत बहुत ही मेन रोल होता है दोनों के लिए। आप ये ध्यान में रखिए, एक टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी। अगर उसमें इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी भी अधिगम प्रक्रिया के प्रति, किसी भी अधिगम संप्रत्यय के लिए कुछ सीखने में, ठीक है, तो रुचि मेन फैक्टर होता है उसको आगे बढ़ाने में, उसको बनाए रखने में और उसको सक्रिय रूप देने में। ओके, क्लियर है रुचि का सिद्धांत? आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं हूँ, तो शुरुआत में हमें क्या लगता था, एजुकेशन जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं पता होता है और हम बस ऐसे ही इंग्लिश और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन जब आप मान लीजिए ग्रेजुएशन में बाय चांस सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, अब उसको पढ़ते हैं तो आपका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आता है। इसके कंपैरिजन में दूसरे सब्जेक्ट कम अच्छे लगने लगते हैं, है ना, ऐसा होता है कईयों के साथ। तो ये क्या है, आपकी उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गई है ना, तो आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो आपको फिर इसमें करियर बनाना होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रुचि का सिद्धांत सीखने सिखाने में, अधिगम की प्रक्रिया में और लर्निंग की, इसमें टीचिंग की प्रक्रिया में बहुत ही मेन फैक्टर होता है। अगर किसी टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो वो कैसे अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे पाएगा, कैसे उसको सिखा पाएगा, उसको कैसे उसका विकास कर पाएगा, नहीं कर सकता है ना। तो इसके लिए रुचि का सिद्धांत बहुत ही मेन रोल प्ले करता है अधिगम के संबंधित। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कोई भी काम हो, आप ये देखिए, वो टीचिंग से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, मैनेजमेंट से हो, किसी दूसरे फील्ड से हो, आर्थिक, आप कमर्शियल फील्ड से हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर उद्देश्य नहीं है, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो काम सही नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है, तो आप उसमें अच्छा इनपुट नहीं पाएंगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं आएगा। तो कोई भी प्राणी अनायास नहीं करता है काम, कि बस यूजलेस काम कर दिया, अब जल्दी जल्दी कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं। इसके लिए हमें प्रॉपर एक तरीके से प्लान बना करके, ठीक है, प्लानिंग करके उस पर काम करना होता है। टीचिंग भी एक प्लानिंग तो है। जब हम पढ़ते हैं टीचिंग के फेजेस, तो उसमें क्या है, टीचिंग कैसा कोई शिक्षक करता है, पहले एक योजना बनाएगा, पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करेगा, ठीक है, पाठ्यक्रम बनाएगा, पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करेगा, उसे जांचेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, आखिरी स्टेप में जा करके वो उसको प्रेजेंट करेगा एक टीचर। तो ये क्या है, ये एक निश्चित उद्देश्य तो है, एक प्लान बना करके एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और लास्ट में जा करके वो अपना फीडबैक लेगा कि मैंने कैसे पढ़ाया, मेरा कैसा क्या रिस्पांस रहा है, बच्चों से कनेक्ट हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, बच्चों को कुछ सिखा पाए हैं नहीं सिखा पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अगर उद्देश्य नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है या जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है, जो शिक्षण कार्य है, वो अच्छा नहीं हो सकता है। तो उद्देश्य का होना टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। इसमें जो भी डिटेल्स में लिखा हुआ है आप उसको नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद आपका देखिए नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, वही बात हो गई। उद्देश्य में क्या किया जाता है, प्लानिंग बनाई जाती है। और प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के बिना किसी भी कार्य में हम सफल नहीं हो सकते हैं। एक होता है प्लान्ड स्ट्रक्चर और एक होता है अनप्लान्ड स्ट्रक्चर। आप कभी भी कंपेयर कर लीजिए, जो ये सारी फील्ड है, एजुकेशनल फील्ड हो, कमर्शियल फील्ड हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, आपका मैनेजमेंट फील्ड हो, ये सब में अगर
प्लानिंग नहीं हो तो ये सारी फील्ड में जो उद्देश्य हैं, जो हमारे रिजल्ट हैं, वो अच्छे नहीं आएंगे। एजुकेशन फील्ड सारी किस पर बेस्ड है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ते हैं, उसके अलावा आप जो 1965 से जो शुरू हुई है प्लान ऑफ एक्शन देख लीजिए, और 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए, अभी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए, इन सब में कहीं ना कहीं प्लानिंग का रोल होता है। बिना प्लानिंग के एजुकेशन पॉलिसी बन ही नहीं सकती हैं। तो यही प्लानिंग जो है ये टीचिंग और लर्निंग में भी लागू होती है। आप देखिए कि जब एक टीचर प्लान करके आता है, पढ़ाता है, तो बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस होती है। और उसी तरीके से स्टूडेंट्स प्लान करके पढ़ता है और स्ट्रेटजी से पढ़ता है, शेड्यूल बना के पढ़ता है, तो उससे वो ज़्यादा सीख पाएगा। तो नियोजन का सिद्धांत भी दोनों पर लागू होता है। उसके बाद देखिए चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण कार्य में और अधिगम के कार्य में चयन का सिद्धांत वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मनुष्य या बालक है, बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर के पास उसको जाना होता है, विद्यालय भी जाना होता है, तो उस समय ज़्यादा ज़रूरी होगा उसी का चयन करें ताकि दूरगामी प्रभाव हमारे पक्ष में स्थिति का चयन करना कहते हैं। मतलब इसका क्या है, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको मान लीजिए चयन का सिद्धांत में ये समझ सकते हैं, आपको मान लीजिए किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक बालक को या मनुष्य को कोई तकलीफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हेल्थ इशू है, तो उसके लिए मान लीजिए आई हेल्थ इशू है, उसकी वो प्रॉपर देख नहीं पा रहा है, तो इसमें वो डिसेबल है। अब उसको ये प्रॉब्लम कुछ ही दिन इससे पहले स्टार्ट हुई है, तो इसको दिखाने के लिए डॉक्टर का जो कंसर्न होगा वो ये ऐसा तो होगा नहीं कि वो उसका आँखों का प्रॉब्लम है और वो चला जाए एक चेस्ट के एक्सपर्ट के पास, ठीक है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर उसकी आँखों की प्रॉब्लम तो जो आँखों के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट होते हैं, आँखों के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएगा। ऐसा अगर वो चेस्ट के डॉक्टर के पास चला जाता है तो वो चयन गलत कर लेता है। एक एग्जाम्पल है ये, वो उसने जो सिलेक्शन किया वो गलत कर लिया। यही सेम थिंग आपका लर्निंग प्रोसेस में और टीचिंग प्रोसेस में भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर पढ़ाने के लिए आता है और उसने कल पढ़ाया था अधिगम, ठीक है? अधिगम पढ़ाया है, अधिगम में कुछ पॉइंट्स पढ़ा करके उसने छोड़ दिया कल के लिए, और अगली क्लास में उसने फिलॉसफी का कोई टर्म या टॉपिक उठा लिया। तो ये सही नहीं है, सिलेक्शन सही नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर उस सिलेक्शन में कंटिन्यूटी रहती है और क्रमबद्धता रहती है, एक तरीके से ऑर्डर में रहता है, वो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड रहती हैं, तो बालक और जो शिक्षक हैं वो दोनों अच्छे इंटरेस्ट से पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए जो आपका पॉइंट है वो है विभाजन का सिद्धांत, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, इसे लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है? जो अब हम अधिगम प्रक्रिया को या कह सकते हैं टीचिंग को छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ाते हैं। एक टीचर जो है किसी भी एक टॉपिक को जब छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे भागों में बांट करके या कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ाता है तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। उससे लर्निंग जो प्रोसेस है वो तेज़ गति से होती है, ठीक है? इसे लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं। विभाजन का सिद्धांत, जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, जैसे लर्निंग ही मान लीजिए, लर्निंग है अभी, तो इसमें लर्निंग में अलग अलग आप थ्योरी पढ़ते हैं। पहले आप मीनिंग पढ़ेंगे, एक तो ये टॉपिक डिवीजन हो गया, देन आप इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एक ये डिवीजन हो गया, देन आप इसकी लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे। लर्निंग थ्योरीज में भी डिवीजन है, ठीक है? संज्ञानवादी और व्यवहारवादी, ठीक है? कॉग्निस्ट और आपका बिहेवियरिस्ट थ्योरी। तो इस तरीके से जब आप डिवीजन करके पढ़ते और पढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होता है इन कंपैरिजन, अगर हम एक तरीके से सिर्फ व्याख्यान दे करके पढ़ा रहे हैं तो। ओके, तो विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, एक मेन फैक्टर होता है अधिगम प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए। बस इसके अलावा आवृत्ति का सिद्धांत आप देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ रिवीजन। ये अब रिवीजन क्या है? अभ्यास का नियम आपने पढ़ा है थॉर्नडाइक का, अभ्यास का नियम। इसमें क्या है, जो बालक जितना ज़्यादा अभ्यास करता है उतना ज़्यादा सीख पाता है। इसी तरीके से जो टीचर या कोई शिक्षक है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने को किस तरीके से प्रेजेंट करना उसकी प्रैक्टिस करता है, तो वो उतना ही अच्छा पढ़ा पाएगा ना। तो अभ्यास का नियम इस पर लागू होता है।
आवृत्ति के सिद्धांत जो है इसी से संबंधित है। आप समझ लीजिए, अभ्यास के नियम से ही रिलेटेड है। जितना ज़्यादा आप पुनरावृत्ति करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा एक टीचर और शिक्षक दोनों अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ा सकते हैं, इसको सहायक गति प्रदान कर सकते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत क्लियर है। एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। मतलब जितना ज़्यादा हम अभ्यास कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा वो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्ट्रांग होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए रचना का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन क्या है? मतलब इसका शिक्षण कार्य जो है, शिक्षण वही सफल होता है, वही टीचिंग प्रोसेस जो है सक्सेसफुल है जो बालकों में रचनात्मक शक्ति का विकास करे, जो आपका क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करे, वही शिक्षण सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक टीचर ऐसा माहौल बनाए क्लास में कि बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया द्वारा सिखाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप की जा सकती है। ठीक है, करके सिखाने पर बल दिया जाए, नवीन विचारों से किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उसको सिखाया जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात किया जाए। ठीक है, क्रिएटिविटी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब आप मल्टी डाइमेंशन फॉर्म में सोचते हैं और किसी भी समस्या का, प्रॉब्लम का समाधान सोचते हैं, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो ये रचनात्मक प्रक्रिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ओके, तो किंडरगार्टन है आपका, मॉन्टेसरी है, इसमें बच्चों को रचना करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। वर्तमान में सभी आधुनिक शिक्षण विधियां इस सिद्धांत का सम्मान करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप हो। टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से अधिगम कार्य करना चाहिए कि वो क्रिएटिविटी में एक तरीके से निपुण हो जाए। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप ये देखिए, प्रत्येक बालक अपनी रुचि के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार, मानसिक दशाओं के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार सब में भिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के तौर पर एक क्लास है, मान लीजिए एक क्लास है, उसमें कुछ बालक जो है मंद गति के भी होते हैं, मतलब उनको कोई टॉपिक बहुत देर में समझ में आता है, और कुछ बालक जो होते हैं वो आपके बहुत तेज़ होते हैं। ठीक है, उनको बस एक बार पढ़ाइए फ़ौरन समझ में आ जाता है। अब इसमें यहाँ पर एक टीचर का काम क्या है? एक टीचर का काम ये है कि इन दोनों में बैलेंस बना कर रखे। ठीक है, बैलेंस होगा मतलब ऐसा पढ़ाए कि दोनों को साथ एक तरीके से न्याय हो। ये ना हो कि तेज़ गति वाले ज़्यादा ज़्यादा सीख रहे हैं और मंद गति वाले पिछड़ते चले जा रहे हैं, और मंद गति के पीछे इतना ज़्यादा मतलब बैलेंस ना बिगड़ जाए कि वो तेज़ गति वालों के साथ न्याय ना हो। तो ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, ओके। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में इतना ही। अब देखेंगे पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। देखिए, शिक्षण कार्य में और अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, जिसके आधार पर कोई बालक किसी भी संप्रत्यय को बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं क्विक पकड़ बना लेता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है तो वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे अगर कोई टीचर पढ़ाता है। तो पूर्व ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको कैसे डेवलप किया जाता है शिक्षण कौशल में देखें तो एक टीचर को एक चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक पढ़ाने वाला हो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लिखवा करके बच्चों से कहे कि आप इसको कल पढ़ कर आइएगा, कल आपका क्लास में इससे क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो बालक जब उसे पढ़ेंगे और दूसरे दिन जब उस पर क्लास होगी तो बच्चे उसे रिलेट कर लेंगे और वो टॉपिक उनके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा, इस पॉइंट्स का क्या मतलब है। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे, मेन पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको एक सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपकी हेल्प होती है तो आप दूसरों की भी हेल्प कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। और थैंक यू सो मच, और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। थैंक यू।